नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अक्लेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य खंड अंतरा भाग 2 बुक के गद्य खंड का संपूर्ण रिवीजन। तो आप सभी ध्यान पूर्वक रिवीजन में जो है भागीदारी निभाइएगा। सबसे पहले करते हैं शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। आइए सबसे पहले चलते हैं अपन सारांश पर, पाठ का सारांश, क्योंकि यही जरूरी है और यही सब कुछ है। जिसको पाठ का सारांश याद है उसको सब कुछ याद है। सुनिएगा कि संस्मरणात्मक निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है सर, ये जो प्रेम घन की छाया स्मृति है ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया गया है। लेखक के द्वारा अपने जो प्रारंभिक रुझान है उनका बड़ा रोचक वर्णन किया गया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ आपको दिखाई देती है। प्रेमघन के व्यक्तित्व ने, किसके व्यक्तित्व ने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किस रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। तो आपको इस निबंध में जो है पूरी जो भूमिका है शुक्ल जी की वो आपको दिखाई देगी। किस प्रकार शुक्ल जी का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से मिलन होता है और किस प्रकार उनकी साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ती है। ठीक है सर, आपको ये पाठ का जो सारांश है ये तो याद करना ही है। चलो बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट हमारी जो है आपको देखने को मिलेगी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आइए समझते हैं ये कक्षाएं क्या है। ये कक्षाएं आपके चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, फिर भी मैं दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहेंगे नहीं तो कि सर ने दोबारा नहीं समझाया, लेकिन ये क्लासें मैंने ना पूरी चैनल पर डाल रखी, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ रखी हो। ठीक है, देखो सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध है। कितने लघु निबंध है? 3। ये रट के रखना है आपको। सुमिरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध है। पहला है बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य जो है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। कहने का मतलब बालक बच गया इस लघु निबंध का मूल जो विषय है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र है। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। तो व्यक्ति का जो लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना है। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। यदि मनुष्य बचेगा तो समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए। जबरदस्ती कभी भी बच्चों पर शिक्षा नहीं लादनी चाहिए, बल्कि उनके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाए।
उनके मानस पटल में जो है शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले क्या डाले जाए, बीज। कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा होए, जो स्वाभाविक रूप से पकता है वो मीठा होता है। दूसरी जो लघु निबंध है उसका नाम है घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तीसरा लघु निबंध है ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई। लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर क्या की गई है, चोट। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। ये जो तीनों निबंध है समस्याओं पर, समाज की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली की कैसी है, सरल है। बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली हैं। ठीक है सर। अब इसमें कितने लघु निबंध है, 3। ठीक है, और तीनों पर आपको अच्छे से जो है अध्ययन करना है। ये जो मैंने समझाया है ना, बस इतना सा कर लीजिए, ये भी बहुत है। चलिए बढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है इनका जन्म 1921 और मृत्यु 1977, याद रखिएगा। बढ़ते हैं पहलवान की संवदिया। संवदिया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहलवान की ढोलक तो उसमें रह गया ना, अनिवार्य हिंदी। चलो बढ़ते हैं इस पर। तो संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई। मानव की संवेदना की गहन मतलब मानव के दुख की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई। असहाय, बिना सहारे वाली और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी के द्वारा ही संभव है। हर गोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सामने उपस्थित होते हैं। रेणु जो है पाठकों के सामने क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। जो संवदिया कहानी है पहाड़ी झरने के समान गतिमान है, बहने वाली है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था 1915, मृत्यु हुई थी 2003। आइए बढ़ते हैं, सुनिएगा। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। फिर सुनिएगा, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक क्या है, अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता जैसे मुद्दे पर भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने क्या हो जाते हैं, उजागर। आइए समझते हैं असगर वजाहत जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम, यहीं से ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। अब सुनिएगा, थोड़ा बड़ा अंश है पर ध्यान से समझना, एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, सुनिएगा। शेर,
पहचान, चार हाथ, साजा नाम से उनकी 4 लघु कथाएं दी गई है। ठीक है, कितनी लघु कथाएं दी गई है? 4। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर जो लघु कथा है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। किसके पेट में? शेर के। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी लगता है, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का क्या करती है? प्रयास। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। कौन सी? शेर। अब अगली देखते हैं, पहचान। पहचान लघु कथा क्या कहती है? सुनिए। तो पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। पिछली बार तो पेपर में ये पूछ लिया था, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। खुद का जीवन क्या बना लेता है? स्वर्गमय। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का क्या है? यही उसकी सफलता का राज है। आगे देखिए, चार हाथ। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न-भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का क्या कर देती है? पर्दाफाश कर देती है। अगला देखते हैं, साझा। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। ये हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। ये कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी क्या करती है? पड़ताल करती है। अब बढ़ते हैं अपन निर्मल वर्मा, जहां कोई वापसी नहीं। आ जाइए इस पर। ठीक है, देखिए, जहां कोई वापसी नहीं, यहीं से ले लेते हैं। जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। तो जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृतांत, धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया। इसको रट लेना आप। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच
संतुलन बना रहना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। ये पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आइए समझते हैं। ममता कालिया, दूसरा देवदास। ममता कालिया, दूसरा देवदास। आइए समझते हैं। यहीं से लेंगे और ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में। ममता कालिया, दूसरा देवदास। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत कर देती है। ये कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल मचा देती है, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। कहते हैं ना कि प्रेम करने का कोई एक समय नहीं होता है, प्रेम कभी भी उत्पन्न हो सकता है। ये प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी जो है बेजोड़ है, इसके समान कोई दूसरी कहानी नहीं है। आइए समझते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटच पर चले आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907, मृत्यु 1979। बढ़िया, आगे चलो भाई, आ जाओ। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है, जिसमें फूल लगते हैं। जिसमें क्या लगते हैं? फूल। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है, न सुगंध है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। ये जताना इस निबंध का अभिष्ट है, मूल है। ठीक है सर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में आपने पूरा गद्य भाग कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको अब एक और बुक है अंतराल, उसका भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। मतलब कल आपको सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है ना? तो आप जितना आपके पास सामग्री पहुंच रही है फटाफट से देख मारो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली